नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे साउथ कश्मीर की। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में बीती रात को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में हालांकि सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा के हाजिन गांव में वीरवार देर शाम घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। वहां छिपे आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से यह अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी इस गोलीबारी का मकूल जवाब दिया और मुठभेड़ में शुरुआती दौर में एक जवान घायल हो गया जो अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया था। घटनास्थल पर 5 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही थी और अंत में सुरक्षा बलों का शक सही निकला और उन्होंने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों से भारी संख्या में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन पहले भारतीय रक्षा ठिकानों पर आत्मघाती हमले करते थे, लेकिन हाल ही में जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ब्लास्ट हुए जिसमें नया पैटर्न देखने को मिला था, जहां पर आतंकियों ने खुद घुसने की बजाय ड्रोन से पेलोड गिराया था और इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए थे, क्योंकि ड्रोन से हमले का भारत में यह पहला मामला था। अब जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस हमले को लेकर नया खुलासा किया है। डीजीपी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि पेलोड गिरने वाले ड्रोन हमले के बाद सीमा पार चले गए या फिर वो अभी सीमा के आसपास ही कहीं हैं। इससे साफ होता है कि इस घटना में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें ड्रोन के जरिए हथियार और आईईडी गिराना शामिल है। डीजीपी ने आगे कहा कि एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की रात ही एक आईईडी बरामद हुआ जो पाकिस्तान से आया हुआ था। इसके साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसके ऊपर उस आईईडी को प्लॉट करने का जिम्मा था। ऐसे में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि लश्कर ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। We haven't reached any conclusive stage so as to say who's actually involved, but now that we have past history of Lashkar using drones to drop weapons, to drop narcotics on this anti-national element, it's being used by terrorists to drop weapons, to drop IDs. So there is a threat from the drones. Suspicion is that this drone came from across. But second aspect also cannot be ruled out at this point in time. Our suspicion, however, is that it came from across. All agencies related with the security business have got together. They've had review meetings and they are reviewing the security of vital installations, vital places, so as to ward off any such kind of attacks. Some additional measures have been taken which cannot be discussed in the media. RDX उसमें पाया गया जो आईडी मिली है और ये आईडी फैब्रिकेटेड थी टू बी कैरीड बाई ए ड्रोन, जिसको ड्रोन के जरिए से ड्रॉप किया जा सके। So far as ceasefire violations are concerned, there is a lull on that count. There is no ceasefire violation as of now along the border, along the LC. But weapon dropping, yes. IDs dropping, yes. That is taking place on behest of LET and H.A. Mohammed, which is actually operating from Pakistan. जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के पूर्व चेयरमैन बलदेव बलोरिया ने जम्मू के नालों पर हुए अतिक्रमण को एक बड़ा खतरा बताया है। बलोरिया ने बरसात के मौसम का हवाला देते हुए प्रशासन से ये अतिक्रमण हटाने की मांग की है ताकि तबाही से बचा जा सके। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस बाबत उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखकर जम्मू के लिए स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाने का आह्वान किया है। बलोरिया ने बताया कि प्रशासन को सभी नालों का सर्वे कर आने वाले 30 सालों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की मांग भी की गई है। उसका मैंने देखा कि जो नाले हैं वो इंक्रोच हुए हैं, नालों की विड्थ कम हुई है और साफ करने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी जाता है। मैंने गवर्नर साहब को लिखा है, डिपकाम जम्मू को लिखा है, डीसी जम्मू को लिखा है, अपने कमिश्नर मेयर साहब को भी, सभी को मैंने लिखा है कि एक जम्मू शहर के एक स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया जाए। इन नालों का पूरा असेस किया जाए कि इस नाले में कितना पानी आता है
आने वाले 30 सालों को ध्यान में रखते हुए इस नाले को जितना चौड़ा करना है, जितना गहरा करना है, उस ढंग से किया जाए और एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए जहां जिसकी इंक्रोचमेंट है उसकी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। अगर किसी की जमीन माल की आती है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए उसी पैटर्न पे जिस तरह रोड चौड़े करते हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जम्मू को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया है। जब तक जम्मू शहर के नाले, जब तक जम्मू शहर का ड्रेन सिस्टम जो है वो सही नहीं होता, स्ट्रीमलाइन नहीं होता, तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जो है मुझे लगता है बेमानी है। जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू कश्मीर में के सामने आ रहे जबरन धर्मांतरण के मामलों की कड़ी निंदा की है। चैंबर ने ऐसे मामलों का कड़ा नोटिस लेते हुए प्रशासन से जम्मू कश्मीर में कड़े कानून लागू करने की मांग की ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। चैंबर के प्रधान अरुण गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की है। जम्मू कश्मीर यूटी में हुई है, जिस तरह से बहुत सारी लड़कियों की फोर्स कन्वर्जन जो हुई है, हम उसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि भाई इस तरह का एक कानून बनाया जाए ताकि जो इंटर कास्ट जो मैरिज है उसमें फोर्स कन्वर्जन जो है वो ना हो। वो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, एलजी साहब से मैं अपील करना चाहूंगा कि इसके बारे में कोई ना कोई लॉ जो है हमारे जम्मू यूटी में आना चाहिए, जम्मू कश्मीर यूटी में आना चाहिए। धान की फसल की सिंचाई के लिए पानी न मिलने के विरोध में किसानों ने आज भाजपा की जिला आरएसपुरा इकाई को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इकाई के प्रधान हरभजन सिंह की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने एसडीएम को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। हरभजन सिंह का कहना है कि धान की फसल लगा रहे किसानों को पानी के लिए तरसाया जा रहा है और रही सही कसर बिजली कटौती ने पूरी करके रख दी है। पूरा पानी आना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता क्या है, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, पैडी लग रही है और पानी है ही नहीं नहर में, हम क्या करेंगे। दूसरा, ट्यूबवेल जितने भी लगे हुए हैं हमारे सारे डिफेक्ट पड़े हैं। 400 के लगभग ट्यूबवेल है जो हमने रिपोर्ट बना के भेजी है चीफ साहब को कि जो सारे डिफेक्ट है, एक भी काम नहीं कर रहा। दूसरा, आज हम आपके माध्यम से बिजली महकमे को भी ये भी चेतावनी देना चाहते हैं क्योंकि बिजली की भी बहुत बुरी हालत है। आप देख रहे हैं रात को कहीं बिजली कितने कितने कट लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। मैं उनको कह रहे हैं अपना शेड्यूल कट लगाओ। जो आपने कट लगाया हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन शेड्यूल कट लगाने के बाद जो हमें बिजली देते हो उसमें भी आप कट लगा रहे हो, ये कौन सा तरीका है। सो हमने एसडीएम साहब को ये दोनों मसलों के ऊपर ज्ञापन भी दिया है, मेमोरेंडम दिया है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है। और साथ साथ में बिजली महकमा और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम सभी किसान जहां खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा के साथ मिलकर आप उनको एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ में एक वार्न भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप भाई नहरों में पानी छोड़ दो, हमारा पैडी का सीजन चल रहा है, हम कैसे धान लगाएंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 10वीं कक्षा के नतीजों में ये पड़ाव पार ना करने वाले सीमावर्ती इलाकों के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। इन बच्चों का कहना है कि एंड्रॉइड फोन खरीदना उनके बस की बात नहीं है, जिसके चलते वो ऑनलाइन पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पाए। उनके इलाके में सिग्नल की भी समस्या है और ऑनलाइन कक्षाओं में बैठना उनकी बस की बात नहीं थी, लिहाजा उन्हें भी मास प्रमोशन मिलनी चाहिए। हमारे पेपर हुए 10th के और हमने 10th के पेपर दिए। हमारा एक पेपर फेल करने की वजह से उन्होंने सारे फेल कर दिए। ऐसा चलो एक आधा हमारा फेल भी हो जाता तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ बड़ा गलत किया। और हम चाहते हैं कि हमें मार्क प्रमोशन दी जाए, सबको मार्क प्रमोशन दी है। और बहुत गलत हुआ हमारे साथ। इधर हमारे कई बार नेट चलता है, ऑनलाइन क्लासें लगती नहीं है, हम पूरी अटेंड नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासों में पढ़ा नहीं जाता, सीधी सी बात है, ऑनलाइन क्लासों से पढ़ा नहीं जाता है। और ये हमारे साथ बड़ा गलत किया। हम ये चाहते हैं कि हमें मार्क प्रमोशन दी जाए, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। सर दी खुआर होने बार्डर एरिया सर, ना साढ़े को महंगे फोन है ना सर महंगी सिमा। सर इधर नैट भी नहीं चलता सर, स्कूल का काम सर स्कूल वाले भेजते पर अस पढ़ी नहीं पाते सर टाइम से। सर सरकार गाड़ी के बेनती है कि यहाँ पास कर दो। बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने आज जम्मू में 12वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए उपराज्यपाल प्रशासन से उन्हें रोजगार देने की मांग की है।
इन लोगों की माने तो साल 2008 से डेंटल सर्जन के पदों को नहीं भरा गया और यही वजह है कि आज हजारों डेंटल डॉक्टर पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें फंड्स ना होने का हवाला देकर अंधेरे में रखा जा रहा है और सरकार अगर उन्हें रोजगार मुहैया नहीं करवा सकती तो उसे डेंटल कॉलेज बंद करवा देना चाहिए। हमारी 2008 से आज तक कोई भी पीएससी पोस्ट नहीं निकली है। हमारी यही डिमांड है कि हमारा पीएससी में हर साल पोस्ट निकले। 7,000 से ज्यादा डेंटिस्ट जो है वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, रजिस्टर्ड है जो एसडीसी में, और इंडिपेंडेंस से लेके आज तक सिर्फ 543 डेंटिस्ट हैं जो एब्जॉर्ब हुए हैं। ये सिर्फ हमारी JNK स्टेट के साथ क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जो कि डेंटल सर्जन को एब्जॉर्ब करती है। वो हमें बोला जाता है कि फंड्स नहीं है डेंटल सर्जन को एब्जॉर्ब करने के लिए, सिर्फ हमारे लिए फंड्स नहीं है। अगर इतनी इग्नोरेंस उनको हमारे साथ करनी है, ऐसा स्टेप मदरली बिहेवियर हमारे साथ करना है, तो डेंटल कॉलेजेस ही बंद कर दो। क्यों खोले हैं? हमें डिग्रियां ही क्यों करवा रहे हो? हमें ग्रेजुएट होने के लिए ये नीट में हमारा सीट ही क्यों रखी है? हटा दीजिए ये डेंटल सर्जन की डिग्री। शहर हो या फिर गांव, हर जगह पानी पीने की बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी ना तो सरकारें और ना ही जल शक्ति विभाग इस समस्या का समाधान कर पाया है। सरकार और जल शक्ति विभाग की इस नाकामी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जिला उधमपुर दरसू गांव के लोग भी इस आधुनिक युग में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं जिला उधमपुर के गांव दरसू के रहने वाले लोगों की। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है, इस गांव के बच्चे, बुजुर्ग और जवान, पुरुष हो या फिर महिलाएं, सब पानी की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। इस गांव के लोगों का पानी का एकमात्र साधन है ये बावली। हालांकि ये बावली में भी इस गांव के लोगों और इनके मवेशियों की प्यास नहीं बुझ पाती है। और ये देखो जानवरों का पानी यही है, बाकी जो माल मवेशी है उनका पानी यही है, और हमारा पानी भी यही है। फिर कई बार हमने खाली भी जाना पड़ता है, आज तक हमारा कोई नहीं आया। ये जो वार्ड नंबर 2 है, जहां पर लोगों को पानी की जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये आपके सामने मंजर है, ये जो बोली बनी हुई है, जहां पर पानी जो है इस वक्त सूख गया है। गर्मियों का मौसम चल रहा है और लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि लोग अपनी बात जो है वो बता नहीं सकते हैं। इस वक्त जो है 60 से लेकर 80 के करीब जो घर है वो इसी बोली पर जो है अपना जहां से पानी लेकर जाते हैं, और अपने माल का जो गुजारा है वो पानी है वो भी जहां से लेकर जाते हैं अपने माल के लिए। लेकिन इस वक्त जो है लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर पुरुष, सभी को पानी के लिए इस बावली के सिरहाने कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोगों को इंतजार का फल मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को लंबे इंतजार के बाद भी बिना पानी के ही खाली बर्तन लेकर वापस घर लौटना पड़ता है। हमें पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। गर्मियों में तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। हमें यहाँ पे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हमारी कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें भी हमें बड़ी दिक्कत आती है। हमें पूरे 4-4 घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, और फिर भी पानी कम मिलता है। ऐसे बड़ा ज़्यादा कम मिलता है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसकी वजह से बिल्कुल ही सूख जाता है। हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हम तो बड़ी देर तक बोली में इंतजार करना पड़ता है, लाइनों में लग रहना पड़ता है। यहाँ की प्रॉब्लम बहुत है पानी की, और जहाँ हम बोली में जाते हैं वहाँ लाइन लगी रहती है। कभी कभी तो हमें खाली हाथ आना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे पहाड़ियाँ चढ़ के जाते हैं पानी लेने के लिए। कभी कभी लग जाती है बच्चों को, हमें पानी लेने जाना पड़ता है। बेचारों ने इतने बड़े बड़े बर्तन लिए होते हैं, वो भी खाली हाथ आना पड़ता है। बूढ़ी हमारी माँ है, दादी जी हैं, वो सारे जाते हैं पानी लेने, बेचारे वो भी खाली हाथ आने पड़ता है। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ। और 2 नंबर बार का किसी ने नाम लिया, 60-70 घर हैं इधर। देख लो इधर औरतें बैठी हैं, कई बार खाली जाना पड़ता है।
सुबह बच्चों ने कहीं जाना पड़ता है, जो कहाँ पर जाता है वो भी कई बार खाली चल जाता है। कोई खाने बनाने वाला कोई अधिकार नहीं रहता है। इधर सुबह 4 बजे आते हैं और शाम को 10 बजे पानी मिलता है। घंटों इंतजार के बाद भी इन लोगों को जो पानी मिलता है वो भी पीने लायक नहीं होता। लेकिन सूखे हलक को तर करने के लिए इन लोगों को मजबूरन ये गंदा पानी पीना पड़ता है। जब गवर्नमेंट जब मतलब वोट्स चाहिए होते हैं तब तो लीडर्स आते हैं, पर जब वोट्स खत्म हो, जब उन जीत जाते हैं इलेक्शन, तो फिर भी देखने आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। बड़ा गंदा पानी है, उसमें इतना ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा होता है। साथ में जो जानवर होते हैं वो भी वहीं से पीते हैं और हमें भी वही पानी पीना पड़ता है। उससे ही बर्तन साफ करते हैं और उससे ही कपड़े धोते हैं। हमारे जैसे देखे जाए आज का पानी का माहौल ये देते हैं, डीसी साहब के पास भी जाते हैं, बोतलें भरकर गंदा पानी है, इसमें बांदर भी टट्टी करते हैं। जो जानवर रात को आते हैं वो भी इधर टट्टी करते हैं। पानी है ही नहीं जाते। इसका मौका दिखा जा सर, इसे बड़े बड़े आदमी लोगों को भेजा जा और इसका मौका जाए, इसको कोई झूठ वाली बात होगी तो हमको साथ जितने मर्जी लेना है ले जाओ। हालांकि इस गांव के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने वाटर स्कीम तो जरूर शुरू की थी, लेकिन अभी तक इन लोगों के लिए सरकार की ये स्कीम सफेद हाथी ही साबित हुई है। अपने 40-50 साल हो गए पीएचई बने हुए, इधर आज तक जो 2 नंबर वार्ड में आज तक नलके लगे ही नहीं। 6 करोड़ का फिल्टर इधर चालू किया सर और 100 घर को पानी नहीं मिला है। अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी इस गांव की पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। यहां तक कि सबका साथ और सबका विकास का दम भरने वाली सरकार भी इन लोगों को पानी की एक बूंद तक मुहैया नहीं करवा पाई है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। डोगरा शासकों द्वारा शुरू की गई दरबार मूव की प्रथा को सरकार ने बंद कर दिया है। हर वर्ष दरबार को मूव करने में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगता था। कुछ राजनीतिक दल भी पिछले काफी समय से लगातार इस प्रथा को बंद करने की मांग कर रहे थे। इस पर रोक लगाए जाने को लेकर जम्मू के लोगों का क्या कुछ कहना है, तो चलिए आइए आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, ये दरबार मूव का फैसला है, ये बड़ा एक अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, हम व्यापारियों के हिसाब से अगर हम कनक मंडी अपने हिसाब से देखें तो हमें इसका ये नुकसान है कि ये दरबार मूव के एम्प्लॉइज आते थे, उससे हमारे बाजार में बहुत काम होता था। लेकिन अगर इसको एक लॉन्गर एक्सपेक्ट में देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि दरबार मूव के अंदर जो 200 करोड़ रुपए के करीब गवर्नमेंट ने बताया खर्चा होता था, एक तो स्टेट को बचेगा। हमारी स्टेट की आपको पता है वैसे ही रेवेन्यू इनकम बहुत कम है, हम ज़्यादातर सेंटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है और लोगों का टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपको पता है जब दरबार मूव होता था जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, कम से कम 15 दिन मूवमेंट के और 15 मिनट वापस के, 1 महीना लोगों का ख़राब हो जाता था। और रास्ते में कई बार फाइलें आगे पीछे होना, कुछ फाइलों का दब जाना, मतलब लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था। जम्मू वालों को श्रीनगर जाना पड़ता था, श्रीनगर वालों को जम्मू आना पड़ता था। इससे लोगों का समय भी बचेगा और लोगों को काम भी अच्छा मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने से कोई भी फाइल जो है वो आप नीचे नहीं दबा सकते, वो ऊपर आ जाएगी। देखिए, ये जो प्रथा ये राजे महाराजों के टाइम की चल रही है, इसको 148 साल हो गए जब से ये दरबार मूव चल रहा है। ये एक उन्होंने कुछ ये सोच समझ के ही गर्मियों में श्रीनगर में राजधानी रखी और सर्दियों में जम्मू में राजधानी रखी थी कि इससे लोग इधर आए, उधर के उधर जाए, आपस में भाईचारा, आपस में प्यार बना रहे। ये उसी चीज़ के लिए एक उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। और ये जो कल इन्होंने डिसीजन लिया कि इसको ख़त्म करने का, इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ता था। जब ये दरबार मूव होता था जम्मू में एक रौनक ही अलग होती थी और उस रौनक को एक ख़त्म कर दिया गया है। इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ेगा, व्यापार इससे बढ़ता था। इससे खाली एक ट्रेड नहीं, इससे 10 ट्रेड जुड़े होते थे। अगर एक एम्प्लॉय जाता था उसके साथ 10 उसके रिश्तेदार मिलने आते थे। वो सारे खरीदा फरोख्त जम्मू में होती थी, उससे जम्मू की इकोनॉमी बढ़ती थी। अगर हम लोगों की सेल होगी तो हम उसका टैक्स भी देंगे। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा बना था उसके बीच में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट की हुई थी, बट उसको ज़मीनी तौर के ऊपर जो है कल इसको कार्य अंजाम दे दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि
शायद आम लोगों को पता नहीं होगा कि दरबार मूव करने में कितने करोड़ों रुपए लग जाते थे, कितना स्टाफ जो है सिर्फ फाइलें इधर से उधर करने में ही ऑक्यूपाई रहता था। तो अब कम से कम वो जो अननेसेसरली हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा जो इधर से उधर करने में और उधर से इधर करने में लगता था, वो कहीं ना कहीं सेव होगा। और मुझे लगता है सेव होने की जगह वो अब किसी अच्छी जगह पे लगे तो हमें लगेगा कि वर्थ है ये ऑर्डर करना, कहीं ना कहीं सही हुआ। और दूसरा जो ऑर्डर उन्होंने किया कि इलीगली जो है ऑक्यूपाई करके बैठे हैं क्वार्टर्स, आप देखें गवर्नमेंट क्वार्टर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर स्टाफ है जिनको जो, क्योंकि दरबार मूव की वजह से यहाँ पे आके उनको अलॉटमेंट हुई थी या अलॉटमेंट नहीं भी हुई थी तो क्वार्टर उनको फर्दर टाइमिंग दिए हुए थे, वो उसको पोजेशन को खाली नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया, ये ऐसे पहले फैसला कुछ टाइम पहले लेना चाहिए। जो हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा जो गवर्नमेंट पे, जो जनता पे बोझ है, वो तो काम होगा ना कुछ, वो डेवलपमेंट में कई पैसे और किसी जगह लगेंगे गवर्नमेंट के। इनको 25,000 जाने का देते हैं, 25 आने का देते हैं, फ्लैटों के किराया इनका बखरा गवर्नमेंट पे कर रही है। तो लोगों का काम जो है वो तो रुकना नहीं है। सेक्रेटरी चाहे उधर हो चाहे इधर हो, इधर सेक्रेटरी में कुछ लोग बैठे हैं, जम्मू के लोगों का काम तो इधर होगा, श्रीनगर का काम श्रीनगर में होगा। फोटो स्टेट ऑनलाइन आजकल वो का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। जो किया है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, पर किया थोड़ा देर से है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में अभी तक माइक्रोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 37 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इलाज के दौरान उन्हें दिए गए स्टेरॉइड घातक साबित होते हैं। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने मधुमेह व कोविड मरीजों से स्वयं नीम हकीम ना बनने और ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने पर सीधा अस्पताल का रुख करने की अपील की, ताकि समय रहते उनका उपचार किया जा सके। टोटल अभी हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 37 तक केस रिपोर्ट हो चुके हैं और उनमें से कुछ डेथ्स भी हुई हैं और कुछ स्थिति नियंत्रण में भी है। मेडिसिन से ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा अंडरलाइंग कंडीशन का कंट्रोल करना, कि क्या वजह थी कि पेशेंट इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ कि उस पर ये फंगस एस्टैब्लिश हो पाया। इसलिए शुगर का कंट्रोल किया जाता है, या अंडरलाइंग डिजीज़ या कोई इम्यूनो सप्रेसेंट खा रहा है मरीज़ तो वो बंद कर दिया जाता है, ताकि ये फंगल इन्फेक्शन जो स्प्रेड करना शुरू हो गया पेशेंट के अंदर वो वहीं रुक जाए। प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम जनता में हड़कंप मच गया है। मगर मंडी में प्याज के दाम की बात करें तो इस समय मंडी में प्याज का दाम 25 रुपए प्रति किलो है, लेकिन यही प्याज बाजार में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। आम लोगों ने सरकार से प्याज के मनमाने दाम वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। मंडी में भी जो क्वालिटी है नासिक की वो बिक रही है 25 रुपए की रेंज में। कभी रुपया 2 रुपया डाउन हो जाता है जब माल ज़्यादा आता है, जब माल कभी थोड़ा कम आता है तो रुपया 2 रुपये बढ़ जाता है। नियर अबाउट 25 के रेंज में ये बिक रहा है अभी होलसेल में नरवाल मंडी में। और नासिक में इसकी पोजीशन है 20 रुपये के जी, तो लगभग 5 रुपये की कैरेज है, उसी के अकॉर्डिंग ये बिक रहा है। बाकी सारा डिपेंड है क्लाइमेट के ऊपर, क्योंकि अभी जो माल है जो नई फसल निकल रही है अभी ये स्टॉक में जा रही है। अगर तो नेक्स्ट जो क्रॉप आने वाली है बरसात ज़्यादा हो जाती है और क्रॉप को कोई नुकसान होता है तो फिर तो ऑटोमेटिकली तेज़ ही होगा। तो अगर जैसे नॉर्मल चलता रहेगा तो फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा डिपेंड है क्लाइमेट के ऊपर। बरसात गरीब जनता कहाँ जाएगी, वो तो मारी जाएगी। अगर ये 25 रुपये 20 रुपये किलो मंडी में बेच रहे हैं तो इनको 5 रुपये कमाई रखो ज़्यादा से ज़्यादा, या 2-4 रुपये। आम आदमी आगे कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और इस तरह से वो बुरी तरह ख़त्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा। मैं अपने एलजी साहब से गुहार लगाता हूँ कि इस मसले में देखें, हमारा जो डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर है उसको भी थोड़ा एक्टिवेट करें, इसको नज़र डालें कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, आम जनता कहाँ जाएगी। बस हमारी एलजी साहब से ये दुआ है और ये हमारी गुजारिश है, इस पर ध्यान दें कृपा। बिजली की कटौती के विरोध में जम्मू के लोअर रूपनगर के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बिजली की केबल टूटने के कारण इनके इलाके की बत्ती गुल है, लेकिन अभी तक विभाग सप्लाई को बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। नगर में हो रहा है
लोअर रूपनगर के सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ये रात की 9 बजे की लाइट जो है वो बंद है और जो पीडीडी डिपार्टमेंट वो सोया है, गहरी निद्रा में है और जितने भी अधिकारी पीडीडी डिपार्टमेंट के जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं मुझे लगता है वो भी सोए हैं और इस इलाके के अंदर लोगों का जीना जो हराम हो चुका है। रात को सो नहीं सकते, तीसरे दिन पानी आता है, कोई सूद लेने वाला नहीं। रात की 9 बजे लाइट बंद हुई है और अभी 11 बजे बजने वाले हैं, कोई लाइट यहाँ स्टोर नहीं हुई है। ऐसा लगता है किसी फॉर फ्लॉन्ग एरिया में हम लोग रहते हैं और एक स्लोगन दिए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन स्मार्ट सिटी हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।